हे एवरीवन, चलिए रुद्र और किट्टू की लव स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। एपिसोड नंबर 117। सौम्या और नरेन की बहस बढ़ती ही जा रही थी। रुद्र किट्टू वहां नहीं थे। रुद्र तो किट्टू को लेकर कब का फार्म हाउस चला गया था। शुभ और नील एक बार नरेन को देखते, एक बार सौम्या को। शुभ तो मन ही मन सोच रहा था, काश बहस बढ़ती जाए और पिकाचू इसी घर में रह ले। शादी के बाद भी तो पिकाचू को यहीं आना है। नील ने कई बार दोनों की बहस को रोकने की कोशिश की, लेकिन नरेन और सौम्या की बहस बढ़ती ही जा रही थी। नील ने शुभ से कहा, शुभ दादी को बुलाकर लाओ, ऐसे तो यह लड़ते ही रहेंगे। शुभ नील की बात मानकर गार्डन में चला गया। शुभ दादी के पास जाकर बहुत आराम से प्यार से बोला, दादी आपके समधी समधन लड़ रहे हैं। दादी को लगा शुभ मजाक कर रहा है, क्योंकि शुभ के चेहरे से कहीं नहीं लग रहा था कि कोई लड़ाई हो रही है घर में। दादी अभी भी पौधे में पानी डाल रही थी। दादी बोली, छोटे शेर, हर वक्त मजाक अच्छा नहीं होता। शुभ ने एक तुलसी का पत्ता पकड़ा और उसे मुंह में रख लिया और फिर बोला, दादी तुलसी खाना अच्छा होता है ना? दादी बोली, हाँ, लेकिन दांतों से नहीं। शुभ हंसता हुआ बोला, दादी बिना दांतों के कैसे खाऊंगा? दादी बोली, जैसे तू गुटखा तंबाकू खाता है। यह सुनकर तो शुभ की आंखें खुली की खुली रह गई। शुभ बोला, दादी आप कुछ ज्यादा ही मजाक करने लगी हो। कम से कम मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से तो बोलो। मैं कोई गुटखा तंबाकू नहीं खाता, और हाँ, मजाक नहीं कर रहा। आपके समधी समधन अंदर लड़ रहे हैं। सच कहता हूँ, मुझे और अवनी को भी फेल कर दिया। दादी अभी भी शुभ की बात को मजाक समझ रही थी। तभी नील की आवाज आई, शुभ दादी को लेकर जल्दी आ जाओ। नील भी मजाक करता था, लेकिन दादी जानती थी इस वक्त आवाज में बहुत सच्चाई है। दादी ने पानी की पाइप साइड में फेंकी और चिल्लाते हुए अंदर जाने लगी, हे भगवान, इस घर में जो कोई आता है वह लड़ता ही क्यों है? मैं तो परेशान हो गई हूँ। नरेन सौम्या इतने बड़े होकर लड़ रहे हैं। समझ नहीं आता इस शुभ और अवनी की संगति में रहकर इन्हें क्या हो गया है। जाकर देखती हूँ क्या कर रहे हैं दोनों। सब मेरे खून के प्यासे हैं। दादी बड़बड़ाती हुई जा रही थी। शुभ दादी की आंखें फाड़कर देख रहा था। शुभ खुद से बोला, हर जगह मेरा ही कबाड़ा क्यों होता है? दादी ने अंदर जाकर देखा तो नरेन सौम्या अभी भी एक दूसरे से बहस कर रहे थे, जैसे कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे से करते हैं। दूस दादी पहले नील के पास जाकर बोली, नील तुझे शर्म नहीं आती? तेरे सामने ये दोनों लड़ रहे हैं और तू देख रहा है। नील ने कंधे उचकाकर कहा, मैं तो कब से रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यह तो लड़ने में रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। दादी ने नरेन की बाजू से पकड़ा और थोड़ा साइड ले जाकर बोला, नरेन तुम तो शर्म करो, इतने दिन बाद तुम दोनों मिले हो और ऐसे कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हो। रनरे ने सफाई देते हुए कहा, माँ जी मैं छोटी सी बात बोल रहा हूँ, लेकिन सौम्या ने तो अपना बतंगड़ ही बना दिया है। सौम्या की आंखों में आंसू आ गए। सौम्या ने दादी को देखकर नरेन को पॉइंट करते हुए कहा, दादी ये आदमी हमेशा मुझे छोड़ने की बात करता है। पिछले 18 साल कैसे रही हूँ उन्हें पता नहीं है। घर से बाहर नहीं निकलती थी, डिप्रेशन में चली गई थी। हमेशा सोचती रहती थी, पता नहीं मेरी बच्चियों कहाँ होगी। कोई उन्हें नोच तो नहीं रहा होगा, कोई गलत काम तो नहीं करवा रहा होगा। एक दिन मैंने कैसे गुजारा है उन्हें क्या पता। ये जानते कि मैं उन्हें ढूंढ रही हूँ, फिर भी ये मेरे सामने नहीं आए। मेरा भी इतना बड़ा बिजनेस है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ रहूँ। पता है ना दादी क्यों रहती हूँ? क्योंकि मैं अकेले नहीं रह सकती, मुझे अकेले डर लगता है। और ये बहुत आराम से बोल देते हैं, मुझे छोड़कर चले जाएंगे। मुझे छोड़कर जाना था तो चले जाइए ना, इनफैक्ट मैं ही चली जाती हूँ। इतना कहकर सौम्या गुस्से में अपने कमरे में चली गई और पैकिंग करने लगी। सौम्या के रोने से वहां खड़े सब उदास हो गए। आखिर सौम्या ने जो कुछ कहा था वह सच था। नरेन सौम्या के दिल की हालत समझ नहीं रहा था। उसे तो बस इसी तरह अपने विला शिफ्ट होना था, ताकि वह सोमनाथ को कुछ लीगल नोटिस भेज सके। दादी ने गुस्से में नरेन को देखा और बोली, सच कह रही है वह, बहुत रोई तेरे बिना। कोई लड़की अपनी जिंदगी के 18 साल किसी लड़के का इंतजार करती है, लेकिन उसने किया इस उम्मीद से कि तुम वापस आओगे, और अब तुम वापस आ गए हो तो उसकी फीलिंग्स की कदर नहीं कर रहे। नरेन तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे।
नरेन कुछ नहीं बोला। नील ने भी आगे आकर कहा, मिस्टर राठौड़, जब मिस पुरोहित इस घर में आई थी तो बहुत उदास रहती थी। बहुत मुश्किल से मैंने और शुभ ने उन्हें नॉर्मल फील कराया है। उन्हें देखकर लगता है वह कितनी दर्द से गुजर रही है, और अब जब आप उसका दर्द कम नहीं कर सकते तो आप उनका दर्द कम नहीं कर सकते तो बल्कि बढ़ा रहे हैं। नरेन को नील की बात समझ तो आ रही थी, लेकिन नरेन अब कर भी क्या सकता था। दादाजी भी घर के पीछे बने हुए गार्डन में थे। शोर सुनकर वह भी हॉल में आ गए। दादाजी ने सबको देखा और सब चुपचाप खड़े थे। दादाजी ने पूछा, क्या हुआ? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। इतने में सौम्या एक बैग लेकर सीढ़ियों से नीचे उतरी और हॉल में आई। दादाजी ने पूछा, आखिर हो क्या रहा है? अभी भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। सब खामोशी से लड़ खड़े थे। सौम्या ने अपने आंसू पोंछ लिए, लेकिन उसकी आंखें अभी भी लाल थी। सौम्या दादी के पास आई और उसके पैर छूकर बोली, दादी, इतने दिन आपके पास रही हूँ, बहुत अच्छा लगा। रुद्र का एहसान मानती हूँ कि उसने मेरी दोनों बेटियों को अच्छे से रखा, मेरी दोनों बेटियों से मिलवाया, वरना मैं तो अमेरिका में अकेले रहकर ही मर जाती। दादी कुछ बोलती उससे पहले ही सौम्या ने कहा, माँ जी, रुकने के लिए मत कहना, अब तक नहीं रुकना चाहती थी। नरेन ने जितने ताने मारे थे मार दिए, अब नहीं सुनना चाहती। मैं यह घर छोड़कर चली जाती हूँ। आखिर यह तो चाहते हैं नरेन कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। सौम्या ने दादाजी के पास आई और उसके पैर छूकर बोली, चलती हूँ अंकल जी। दादाजी ने अपने हाथ फैलाकर फिर पूछा, आखिर हुआ क्या है? हो क्या रहा है? कोई मुझे कुछ बताएगा? दादी के सवालों का जवाब अभी किसी ने नहीं दिया। अब सौम्या को भी शांत होकर देख रहे थे। तभी दिशा बोली, मम्मा, मैं भी आपके साथ आऊंगी। सौम्या और दिशा दोनों घर से बाहर जाने लगी। दादाजी ने फिर अपनी कड़कती हुई आवाज में पूछा, आखिर हो क्या रहा है? कोई मुझे कुछ बताएगा? शुभ दादाजी के पास आकर आया और इरिटेट होकर बोला, दादाजी, आपको तो कान खा गए, धृतराष्ट्र की तरह बोले जा रहे हो। क्या हो गया? क्या हो गया? अरे दिखाई नहीं दे रहा? मम्मी जी दिशा को घर छोड़कर जा रहे हैं। दादाजी ने शुभ के गाल पर एक खींच कर चाटा मारा। शुभ का चेहरा एक साइड हो गया। नील अवनी की हंसी छूट गई। दोनों ने जैसे तैसे अपनी हंसी कंट्रोल करी। शुभ ने अपने गाल पर हाथ रखा और नरेन को देखकर बोला, ससुर जी, आपकी वाली मेरी वाली को भी लेकर चली गई। नरेन ने हैरानी से शुभ को देखा और शुभ मुंह बनाकर अपने कमरे में चला गया। वहीं दूसरी तरफ रुद्र ड्राइव कर रहा था। किट्टू उसके पास बैठी थी। किट्टू ने पिछले 2 घंटे से कई बार रुद्र से पूछ लिया, हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन रुद्र ने उसे कुछ नहीं बताया। इसलिए किट्टू मुंह फुलाकर विंडो की तरफ देख रही थी। रुद्र को किट्टू के ऊपर बहुत प्यार आ रहा था। करीब 1 घंटे बाद रुद्र ने गाड़ी फार्म हाउस पर रोक दी। किट्टू फार्म हाउस को देखकर और ज्यादा हैरान हो गई। रुद्र ने किट्टू को देखा और बोला, चलो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। किट्टू उतरकर फार्म हाउस के गेट तक गई और वहां मालती और वॉचमैन खड़े थे। किट्टू ने मालती को देखा और जल्दी से उसके गले लग गई। इतने दिन बाद वह मालती से मिली थी। मालती भी किट्टू को देखकर बहुत खुश थी। मालती आज के दिन बहुत खुश थी कि रुद्र और किट्टू साथ में खुश हैं। मालती ने अपने पति से कहकर रुद्र को कई बार फोन करवाया था, क्योंकि वह किट्टू से मिलना चाहती थी। किट्टू के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर, लेकिन रुद्र बिजी बहुत रहता था, इसीलिए चलते हुए किट्टू को फार्म हाउस लेकर नहीं आ सकता था। मालती जो भी किट्टू से पूछती, किट्टू इशारों में मालती को सारे जवाब दे देती। मालती किट्टू से इतना प्यार करती थी कि मालती की किट्टू के सारे इशारे समझ भी आ जाते थे। वो कहती थी कि प्यार की भाषा की जरूरत नहीं कहाँ होती है। रुद्र किट्टू को देख रहा था और मन ही मन खुद से कह रहा था, किट्टू कितनी प्यारी है, उसने सब के दिल में कितनी अच्छे से जगह बना ली है। किट्टू को पेशेंस लेवल कितना हाई है, उसने सब्र के चलते किट्टू के सबको अपना फैन बना लिया है। थोड़ी देर बाद मालती ने हाथ जोड़कर रुद्र से कहा, धन्यवाद मालिक, आपने मुझे किट्टू से मिलवा दिया। किट्टू से मिलकर बहुत अच्छा लगा। किट्टू तो बहुत प्यारी बच्ची है। रुद्र की एक मीठी सी मुस्कान मालती को पास की और किट्टू को लेकर घर के अंदर आ गया। किट्टू ने घर को देखा, वह बहुत सुंदर डेकोरेट था। हॉल के बीचों बीच एक गोल्ड टेबल पर जिस पर केक रखा हुआ था। किट्टू ने फार्म हाउस की डेकोरेशन देखी तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, लेकिन किट्टू समझ नहीं रही थी कि रुद्र के इरादे नेक नहीं हैं। किट्टू ने इशारों में पूछा, यह सब कुछ मेरे लिए है? रुद्र ने कुछ किट्टू को पीछे से बाहों में भरते हुए कहा, हाँ मेरे लिटिल खरगोश, यह सब कुछ तुम्हारे लिए है। पिछली बार जब तुम्हें यहाँ लेकर आया था तो हार्टलेस था, लेकिन अब धीरे धीरे तुमसे
नरम बना दिया है। रुद्र किट्टू को लेकर हॉल में आया और दोनों ने मिलकर केक कट किया। रुद्र ने केक किट्टू को खिलाया और उसे गले लगकर बोला, किट्टू सॉरी फॉर एवरीथिंग, हर जगह बात के लिए सॉरी, जो मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, सॉरी कि मैं तुम्हारे जज्बात समझ नहीं पाया, सॉरी मैंने तुम्हें 3 महीने तक टॉर्चर किया, सॉरी मैं कभी तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाया। रुद्र यह बातें करके दिल से बोल रहा था। किट्टू की आंखें नम हो गई। किट्टू ने रुद्र को देखा। रुद्र बोला, पता नहीं किट्टू, किसी चीज़ को लेकर बहुत डर लगता है, तुम्हें बता नहीं सकता, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। इतनी बेचैनी तब नहीं हुई जब पापा ने सुसाइड की थी, तब माँ ने मेरी आंखों के सामने फांसी लगाई थी। किट्टू रुद्र के चेहरे को दर्द साफ देख रही थी। किट्टू समझ रही थी कि रुद्र का दर्द आज बाहर आ रहा है, शायद वह अपना दर्द मेरे साथ बांटना चाहता है। किट्टू ने इशारों में पूछा, पापा के साथ क्या हुआ था? रुद्र ने किट्टू का हाथ पकड़ा और सोफे पर ले आया। किट्टू सोफे पर बैठ गई। रुद्र किट्टू की गोद में सर रखकर लेट गया। किट्टू रुद्र के बालों में अपने हाथ चलाने लगी। रुद्र बोला, जब मैं 7 साल का था तब पापा को सोमनाथ ने अरेस्ट करवाया था। फ्लैशबैक, संजय पुलिस स्टेशन में था और धनराज दिग्विजय सिंह दोनों के सामने खड़े थे। संजय दिग्विजय सिंह की नज़रें नहीं मिला पा रहा था। दिग्विजय सिंह संजय की हालत समझ रहा था। दिग्विजय सिंह ने संजय को बहुत प्यार से बड़ा किया था। दिग्विजय सिंह की एक ही औलाद थी। दिग्विजय सिंह ने अपने बेटे को बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। दिग्विजय सिंह संजय को देखकर बोले, संजय अगर तुमने कुछ भी गलत नहीं किया तो खुद को गुनहगार मत समझो। संजय की आंखें इस वक्त नम हो गई। संजय बोला, पिताजी मैंने आपका नाम खराब कर दिया, पर मैं सच कहता हूँ इस घोटाले में मेरा कोई हाथ नहीं है। आप जानते हैं आपका बेटा इतनी गिरी हुई हरकत कभी नहीं करेगा। दिग्विजय सिंह ने गर्व से साथ कहा, मैं जानता हूँ मेरा बेटा संजय कभी कुछ गलत नहीं कर सकता, और मैं जानता हूँ तुमने कुछ गलत नहीं किया। यह सब कुछ सोमनाथ का किया धरा है। अब इसे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। उसे अशोक चौहान का साथ मिल गया है, इसीलिए वह तुझे बिजनेस से अलग कर देना चाहता है। देखो बेटा, अगर तुम परेशान रहोगे तो तुम्हारा पिता भी परेशान होगा। तुम चिंता मत करो, मैं और धनराज तुम्हारी बेल के पेपर ले आए हैं, तुम्हें बेल मिल जाएगी। हम कोर्ट में जाएंगे, उन्हें कुछ नहीं होगा। तुम बस हार मत मानो। तुम मत भूलो कि तुम दिग्विजय सिंह के बेटे हो, जो कभी हार नहीं मानता। संजय ने हाँ में गर्दन हिला दी। संजय बोला, चलिए अंकल, हम इंस्पेक्टर से बात कर लेते हैं, उसके बाद संजय को लेकर घर चलेंगे। धनराज और दिग्विजय सिंह दोनों ही इंस्पेक्टर के सामने खड़े थे और इंस्पेक्टर निशांत उन्हें इग्नोर कर रहा था। धनराज बोला, इंस्पेक्टर साहब, मैं कब से आपके सामने खड़ा हूँ। आप मेरे पास संजय की बेल के पेपर हैं, लेकिन आप हमारी बात सुन नहीं रहे हैं। इंस्पेक्टर निशांत अपनी चेयर पर बैठकर एटीट्यूड के साथ बोला, आपका बेटा किसी छोटे मोटे केस में नहीं पकड़ा गया है। उन्होंने मजदूरों का पैसा खाया है और आप चाहते हैं मैं इन्हें रिहा कर दूं। मैं ये पेपर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इस पर जज के साइन नहीं है। अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। दिग्विजय सिंह ने गुस्से में कुछ बोलते उससे पहले ही धनराज ने कहा, इंस्पेक्टर निशांत, आप कैसी बातें कर रहे हैं? इस पर जज के साइन है, आप इस पेपर को एक्सेप्ट कर दिए और संजय को बाहर बुलाइए। निशांत बोला, और अगर ना बुलाऊं तो क्या करेंगे? आप दोनों कुछ नहीं कर सकते। मैं ये पेपर एक्सेप्ट नहीं करता। कल सैटरडे है, परसों संडे है, अब आप मंडे को आएंगे। मंडे से पहले मैं संजय को छोड़ूंगा नहीं, चाहे वह कुछ भी कर ले। 2 दिन तक संजय यहीं सड़ेगा, और अगर आपने मेरे साथ बहस करने की कोशिश की तो मैं संजय को 3rd डिग्री दे दूंगा। दिग्विजय सिंह जितने भी मजबूत हो, लेकिन एक पिता। 3rd डिग्री सुनते ही उनके पैरे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने संजय को बहुत नाजों से पाला था। संजय को कांटा भी चुभता था तो दिग्विजय सिंह और चंद्रकला का दिल बाहर आ जाता था। वो अपने बच्चे को ऐसे कैसे देख सकते थे? दिग्विजय सिंह ने फिर भी नरम लहजे में कहा, इंस्पेक्टर निशांत, समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? संजय ऐसा कुछ नहीं किया। संजय बिल्कुल निर्दोष है। वह कभी ऐसा काम नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर निशांत अभी भी एटीट्यूड के साथ कहा, मैं जानता हूँ मिस्टर दिग्विजय सिंह प्रताप, आपका बेटा बिल्कुल बेगुनाह है। इसने तो कभी किसी का हक मारा ही नहीं। मैंने तो संजय के बहुत चर्चे सुने हैं कि संजय मर जाएगा लेकिन किसी का हक नहीं मारेगा। संजय किसी के साथ गलत नहीं करता। मैंने बहुत कुछ सुना है संजय के बारे में, संजय की अच्छाइयों के बारे में, लेकिन मैं भी क्या करूं, फर्ज के मजबूर हूं। अगर आप यहाँ से जाएंगे, मैं संजय की किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा। धनराज और दिग्विजय सिंह वहां से जाना नहीं चाहते थे, लेकिन फिलहाल उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए दोनों निराश होकर पुलिस स्टेशन से बाहर आ गए।
धनराज बोला, अंकल आप घर चलिए, मैं यहीं रहूंगा। दिग्विजय सिंह जी कहा, धनराज यहाँ खड़े होकर क्या होगा, इंस्पेक्टर निशांत उसे सोमवार से पहले नहीं छोड़ेगा, हमें 2 दिन तक इंतजार करना ही पड़ेगा। पता नहीं मेरे और चंद्रकला के ये 2 दिन कैसे गुजरेंगे। अरे हमारी तो छोड़ो, पता नहीं संध्या के 2 दिन कैसे खुद को संभालेगी। धनराज और दिग्विजय सिंह दोनों ही निराश होकर प्रताप हाउस वापस आ गए। संध्या दोनों ही उम्मीद भरी नजरों से उन्हें देख रही थी। संध्या ने जब दादाजी के साथ संजय को नहीं देखा तो उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसका गला इतना भर गया कि वह बोलने की हालत में भी नहीं थी। संध्या को चैन तभी आता था जब तक संजय को देख लेती थी। यही हालत चंद्रकला का भी था। चंद्रकला कुछ बोलती नहीं थी, लेकिन दिग्विजय सिंह को देखकर सब कुछ समझ गई थी। दिग्विजय सिंह ने संध्या को देखा और बेबस नजरों से कहा, संध्या, बेल सोमवार से पहले नहीं हो सकती। यह सुनते ही संध्या वहां खड़ी थी वहीं खड़ी रही। संध्या फूट फूट कर रोने लगी। चंद्रकला जैसे तैसे संध्या को संभाल रही थी, लेकिन संध्या तो जैसे अपना आपा खो चुकी थी। प्रताप हाउस में 2 दिन तक बहुत मुश्किल से गुजर रहे थे। 2 दिन किसी ने कुछ नहीं खाया। संध्या का तो चेहरा पीला पड़ गया था। वह तो हर वक्त बस गेट पर नजर गड़ाए रहती थी। एक बार संजय को देखना चाहती थी। संध्या ने कई बार संजय से मिलने के लिए जिद की, लेकिन दिग्विजय सिंह ने हर बार यही कहकर टाल दिया कि निशांत मिलने नहीं देगा, क्योंकि वह जानता था कि निशांत बहुत ही बदतमीज इंस्पेक्टर है। कहीं वह संध्या के साथ बदतमीजी ना कर दे। दूसरी तरफ संजय को 2 दिन हो गए थे। आज सोमवार था। संजय को भी लग रहा था कि शायद आज उसकी बेल हो जाएगी। तभी अशोक चौहान और सोमनाथ दोनों संजय के पास आए। सोमनाथ को देखकर संजय को गुस्सा आ गया। संजय बोला, यकीन नहीं आता सोमनाथ, मैंने तेरे गिरे हुए बिजनेस को आसमान तक पहुंचा दिया और तूने मेरे साथ यही गिरी हुई हरकत की। तू साफ साफ बोल देता तुझे बिजनेस अलग करना है तो मैं अपना बिजनेस शेयर कर अलग कर देता, लेकिन तू इतनी घटिया हरकत पर आ गया। एक बार नहीं सोचा मेरी फैमिली पर क्या गुजरेगी, मेरी संध्या पर क्या गुजरेगी, मेरे पिताजी जिसका मैं अभिमान हूँ क्या गुजरेगी। सोमनाथ बोला, ये जो तुम बात नहीं की, मुझे बस यही अच्छी नहीं लगती। मैं तुम्हें बिजनेस से एक फूटी कौड़ी नहीं देता। तुम पर अब केस चलेगा। केस लंबा खींचेगा। जब तक तुम बिजनेस ज्वाइन नहीं कर सक पाओगे, तब तक मैं अपनी परिवार पावर लगाकर तुम्हारा सारा बिजनेस अपने नाम कर लूँगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अशोक चौहान बोला, और रही बात तुम्हारी संध्या की, फिक्र मत करो, तुम्हारी संध्या के लिए हम हैं ना, तुम्हारी संध्या का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। संजय ने संध्या के लिए इतने गलत शब्द सुने तो उसका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया। संजय बोला, शर्म करो सोमनाथ, तुमने भाई बोलती है संध्या और तू उनके बारे में इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। तेरे अंदर शर्म नाम की कोई चीज़ है या नहीं। सोमनाथ ने एक तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, सोमनाथ सिर्फ पैसों से प्यार करता है और शर्म वह तो सोमनाथ से 100 फुट दूर चलती है। संजय को आज पहली बार सोमनाथ के साथ काम करने पर पछतावा हो रहा था। सोमनाथ बोला, संजय तेरी इमेज तो मैंने खराब कर दी है। दुनिया वाले तुझे गाली दे रहे हैं, टीवी पर तेरी न्यूज दिखाई जा रही है, सारे मजदूर तुझ पर थू थू कर रहे हैं, पता नहीं तुझे कितनी बद्दुआएं दे रहे हैं। संजय बहुत नरम दिल का था। ऊपर से 2 दिन से ना तो उसने ठीक से कुछ खाया था, ना ही किसी फैमिली मेंबर का चेहरा देखा था। संजय का दिमाग संतुलन इस वक्त उसके कंट्रोल में नहीं था। सोमनाथ और कही हुई बातें उसके दिल पर सीधा लग रही थी। संजय ने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया था। बहुत अशोक चौहान सोमनाथ दोनों संजय के ताने मारकर चले गए थे। दोनों ने ही जी भरकर संजय को बातें सुनाई थी, और ऐसी बातें जो सीधा संजय के दिल पर लग रही थी। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।